नमस्ते दोस्तों, वैदिक आईएएस परिवार में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। अवनी सर के निर्देशन में एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है पीसीएस 2021 की प्रीम्स के लिए और एआरओ के बैच के लिए। जो हमें उत्तरदायित्व मिला है वह मिला है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ाने के लिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे पीसीएस के प्री में सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे और कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाए ये भी हम लोग देखेंगे। और इसकी पीसीएस के प्रीम्स के एग्जाम में क्या भूमिका है और कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी देखा जाएगा कैसे कि जो इकोनॉमिक्स है इतना टफ विषय है इसको कैसे सरलतम रूप से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम लोग इसका पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम में क्या है तो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स। चलिएगा बात करते हैं सिलेबस पाठ्यक्रम का। तो राष्ट्रीय आय, तो जो सिलेबस में दिया गया है पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय, दूसरा राजस्व एवं राजकोषीय नीति, राजस्व एवं राजकोषीय नीति, तीसरा मुद्रा एवं बैंकिंग, चौथा पूंजी बाजार, पांचवा मुद्रास्फीति एवं अवमूल्यन, सिक्स आर्थिक नियोजन, सेवंथ कृषि उद्योग सेवा गरीबी एवं बेरोजगारी, चलिए यहां पर देखते हैं 11 भारतीय वित्तीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और 16 देखा जाता है अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिकी मुद्दे। तो ये हमारा सिलेबस है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में का जो पीसीएस और एआरओ के जो एग्जाम आने वाले हैं तो उसका पाठ्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से कैसे क्वेश्चन पूछा। दूसरा है राजस्व एवं राजकोषीय नीतियां। तो राजकोषीय नीतियां, तो जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, इसको कौन बनाता है? यह सरकार बनाती है। आय और व्यय से संबंधित राजकोषीय नीति किससे संबंधित होता है? सरकार के आय और व्यय से संबंधित होता है। मुद्रा एवं बैंकिंग, तो मुद्रा एवं बैंकिंग जो है, मुद्रा से संबंधित नीतियां कौन बनाता है?
आरबीआई बनाती है। तो ये दोनों चीजें जो राजकोषीय नीतियां हैं वह सरकार बनाती है, और जो मुद्रा एवं बैंकिंग नीतियां हैं, मुद्रा से संबंधित जो नीतियां हैं, आरबीआई बनाती है। पूंजी बाजार शेयर मार्केट जो है इसकी भी चर्चा की है। तो मुद्रा स्फीति एवं अवमूल्यन, तो ये जो इकोनॉमिक्स के सबसे अच्छे यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मुद्रा स्फीति एवं अवमूल्यन से। इसके बाद आर्थिक नियोजन जो प्लानिंग किया गया है, फर्स्ट पंचवर्षीय सेकंड पंचवर्षीय, वह सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद बात किया जाए एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर, इसके बाद देखेंगे उद्योग ट्रेड सर्विसेज, गरीबी एवं बेरोजगारी, गरीबी एवं बेरोजगारी। फिर इसके बाद चर्चा हम लोग करेंगे भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस, तो हम देखेंगे भुगतान संतुलन क्या है, विदेशी निवेश, विदेशी निवेशों को कैसे आकर्षित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समसामयिकी मुद्दे। तो ये हैं हमारे जो है पीसीएस प्रीलिम्स 2021 और आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए जो जनवरी में कैलेंडर आने वाला, लास्ट जनवरी तक हो सकता है कैलेंडर आ जाए, और उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो टोटल अगर प्री में बात किया जाए तो प्री में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन जो है, यह आपके प्री में कितना योगदान करता है, 15 से 20 क्वेश्चन जो है वह पीसीएस प्री के एग्जाम में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है इसी 15 टॉपिक, और अगर समसामयिकी मुद्दे की बात किया जाए 16 टॉपिकों में से, तो 15 से 20 जो क्वेश्चन है वह हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो चलिए ये भी बात करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे, तो हमारे पूरे 16 टॉपिक हैं, लेकिन अगर डायनेमिक पूछा जाए, तो डायनेमिक अगर पूछा जाए तो एक, स्टैटिक अगर पूछा जाए तो 15 टॉपिक हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका सिलेबस पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख किया, वर्णन किया गया। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वह है राजस्व एवं राजकोषीय नीति से पहला क्वेश्चन, दूसरा है मुद्रा एवं बैंकिंग से, इसके बाद आता है मुद्रा स्फीति एवं अवमूल्यन, पूंजी शेयर मार्केट से भी कभी अल्टरनेट क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है गरीबी एवं बेरोजगारी से, कृषि से आता है। और इधर अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन और विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जैसे WTO हुआ, ब्रिक्स हुआ, विश्व बैंक हुआ, IMF जैसे संगठन है जो आर्थिक रूप से, तो ये जो संगठन है इस संगठन में कभी कभी फैट के रूप में पूछ लिया जाता है। जिस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वही समसामयिक के मुद्दे से रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका लगभग 6 से 7 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लास्ट समय में एग्जाम में पढ़कर जाना ही जाना है। तो चलिएगा हम लोग और आप जो है एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ना चाहेंगे और एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करेंगे, कैसे अर्थव्यवस्था को समझा जाए और पढ़ा जाए। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम जो CBSE बोर्ड के छात्र होते हैं उनके लिए तो अर्थव्यवस्था जो है सामान्य लगता है, लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम के भाई लोग हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, खासकर यूपी बोर्ड के, और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के, चाहे अन्य क्षेत्र के हों, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है काफी टफ लगने लगता है, इसलिए इकोनॉमिक्स वह डरने लगते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, एक बार हम लोग एक दूसरे से जुड़कर इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे पढ़ा जाए, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग कैसे समझेंगे। अगर जब सरकार कोई नीतियां बनाती हैं तो उसका इफेक्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है और वह कैसे क्रियान्वित होता है, और जब आरबीआई भी कोई नीतियां बनाती है तो उसके हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अर्थात हमारे जो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम लोग एक एग्जाम्पल से के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
चलिएगा, अगर हम देखते हैं कि आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, तो पूछा जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो भारत के केंद्रीय बैंक, तो भारत का अगर पूछा जाए तो सर्वोच्च बैंक या केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, जो मुद्रा से संबंधित नीतियों को कौन बनाता है? पॉलिसी, मुद्रा से मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। तो मान लीजिए अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति से संबंधित है, अगर मार्केट में मुद्रास्फीति, अगर जो महंगाई है, अगर इस समय हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, उस समय हमारे मार्केट में जो है वस्तुएं महंगी हैं, तो वस्तुओं की जो महंगाई है, कीमत को रोकने के लिए तो आरबीआई कौन सी नीति बनाएगी? और जब उत्पादन अधिक हो जाए और डिमांड अधिक कम हो जाए, तो उस समय आरबीआई कौन सी नीति बनाएगी? तो मुद्रास्फीति के समय में, और जब देखा जाएगा कि डिमांड अधिक हो जाता है, उस समय आरबीआई कैसे डिमांड को कम करने के लिए कौन सी नीति बनाती है? और जब सप्लाई अधिक हो जाता है और डिमांड कम हो जाता है, तब आरबीआई जो है वह कौन सी नीति बनाती है? इसी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, आरबीआई की बात किया जा रहा है। आरबीआई अगर मान लीजिए जो आरबीआई जो है, जो ब्याज दर है, अगर आरबीआई ब्याज दर को पहले अगर बात किया जाए बढ़ा देती है, तो अर्थात ब्याज दर में क्या कर देती है? आरबीआई अगर ब्याज दर में वृद्धि कर देती है, तो हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करती है, तो ऐसे समय पे अब लोगों को ऋण लेना पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है? महंगा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले क्या था, पहले कोई भी ब्याज 5% की दर से था, तो पहले 5% की दर, तो ब्याज की जो दर थी पहले 5% थी, लेकिन आरबीआई ने ब्याज दर को बढ़ा दिया। तो मान लीजिए ब्याज दर पहले की अपेक्षा कितना बढ़ा दिया? 2% बढ़ा दिया। तो ब्याज दर में जो वृद्धि हुई वह 2% हुई। तो जो 2% की वृद्धि हुई है, तो उसमें आरबीआई का कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है? तो ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण है अब लोगों को ऋण लेना क्या हो गया? पहले की अपेक्षा महंगा हो गया है। तो लोगों को ऋण लेना महंगा हो गया है, ऋण लेना महंगा हो गया। तो पहले की अपेक्षा लोग क्या होंगे? ऋण लेने से बचेंगे, अर्थात उनके पास, जैसे हमने कहा ब्याज दर में वृद्धि के कारण लोगों को ऋण लेना महंगा हो जाएगा, जिसके कारण वह ऋण नहीं लेंगे। जब ऋण नहीं लेंगे तो उनके पास पैसे का क्या होगा? अभाव होगा। तो पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी होने से हमने कहा कि जब लोगों के पास पैसा होता है तभी उनके पास डिमांड होता है। अगर पैसा नहीं होगा तो वह किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करेंगे, अर्थात मांग नहीं। तो पैसों के कमी होने के कारण मांग में क्या आई? मांग में कमी आई। तो मांग में कमी आने के कारण, तो मांग में कमी आई, तो ये देखा गया कि आरबीआई ब्याज दर को कब बढ़ाती है? किस समय जो है, किस परिस्थिति में आरबीआई जो है ब्याज दर को बढ़ाती है? तो अर्थात अगर हम समझने की बात किया जाए तो मांग में कमी करना, इस समय आरबीआई का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मांग में कमी करना। ये कब होता है? जब किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अर्थात जब वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अर्थात यह जब आरबीआई ब्याज दर को तब बढ़ाती है जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, अर्थात मुद्रास्फीति होती है मार्केट में मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
ब्याज दरों में क्या कर देती है, आरबीआई वृद्धि कर देती है। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो है वह ब्याज दरों में वृद्धि कर देती है, जिसके कारण लोगों को ऋण लेना महंगा हो जाता है और लोगों के पास, जब लोग ऋण नहीं लेंगे तो उनके पास पैसे के में कमी आ जाएगी, क्योंकि दैनिक जीवन के लिए उनके पैसे बहुत जरूरी होते हैं और जो शेष पैसे ना होने के कारण उनके मांग में कमी आती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो पहला प्रभाव यह पड़ा कि आरबीआई ब्याज दर को कब बढ़ाएगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। चलिएगा और देखते हैं, जब आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करती है तो आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करती थी, हमने कहा ऋण लेना क्या हो जाएगा, ऋण लेना महंगा हो जाएगा। तो अगर निवेशक बात किया जाए, निवेशक जो होते हैं, निवेशक क्या करेंगे, निवेश करेंगे, तो निवेश क्या हो गया, महंगा हो गया। जब ऋण महंगा होगा तो निवेश क्या होगा, निवेश महंगा होगा। जब निवेश महंगा होगा तो उसके द्वारा तैयार किया गया उत्पादन भी क्या होगा, उत्पाद भी महंगा होगा। जब उत्पाद महंगा होगा तो चलिएगा, उत्पाद महंगा होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने कहा ऋण लेना महंगा होगा, निवेश महंगा होगा, उत्पाद महंगा होगा। जब निवेश महंगा होगा और उसके द्वारा जो तैयार किया गया प्रोडक्ट है वह भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। महंगा होने के कारण निर्यात में क्या आएगी, निर्यात में कमी आएगी। तो हमने कहा निर्यात में कमी आएगी। तो निर्यात में कमी कैसे आएगी, तो समझने का हम प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए किसी वस्तु जो है, वस्तु की कीमत, तो जो वस्तु की कीमत है मान लीजिए 10 रुपए थी, तो मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, लेकिन जब निवेशक ने निवेश किया तो उस समय ऋण महंगा होने के कारण उच्च ब्याज दर होने के कारण उसको लोन लेना महंगा हुआ, और लोन लेना महंगे होने के कारण जब उसने प्रोडक्ट तैयार किया तो प्रोडक्ट की लागत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए वस्तु की कीमत पहले जो कीमत थी वह 10 रुपए थी, लेकिन वर्तमान में जब अगर बात किया जाए, वर्तमान में इसी वस्तु की जो कीमत है वह बढ़कर कितना हो गई, 15 रुपए हो गए। अगर बात किया जाए, जब किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में बेचा जाता तो उसी को निर्यात बोला जाता। जब दूसरे देश की वस्तुओं को खरीदा जाता है अपने आवश्यकताओं के अनुसार, उसे आयात कहा जाता। तो चलिए, वस्तु की कीमत पहले 10 रुपए था, अर्थात मान लीजिए यह प्रोडक्ट यूएसए में बेचा जा रहा है, अर्थात यूएसए ने इस प्रोडक्ट को आयात कर रहा है। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, अब 15 रुपए हो गए। अब पहले एक वस्तु की कीमत उसको खरीदने के लिए 10 रुपए पे करना पड़ता था, लेकिन आज वर्तमान में उसी वस्तु को परचेज करने के लिए यूएसए को जो है वह 15 रुपए खर्च व्यय करना पड़ा, जिसके कारण अगर बात की जाए निर्यात में कमी होगी। अर्थात निर्यात में कमी होने के कारण लोगों के पास, हमने कहा निर्यात में कमी होगा तो पैसे का क्या होगा, अभाव होगा, जिसके कारण शेयर में, अगर हम शेयर से जोड़ते हैं, शेयर की बिक्री में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि अगर निवेशक के पास पैसा अधिक हो गया, निर्यात, जब वस्तुओं की निर्यात अधिक होती तो उसके पास पैसा अधिक आता, तो पैसा जो है वह शेयर मार्केट में लगाता, अर्थात शेयर को खरीदता, और शेयर में बिक्री होने के कारण शेयर मार्केट में क्या हो जाती है, शेयर में वृद्धि। तो शेयर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो अर्थात सूचकांक ऊपर चढ़ जाता। तो देखा गया ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन यहां देखा जा रहा दूसरा जो इफेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, ऋण लेना महंगा हो गया, जिसके कारण उत्पाद महंगा हो गया और निर्यात में कमी होने के कारण शेयर की बिक्री में क्या आ गई, कमी आ गई। शेयर की बिक्री में कमी आने के कारण ही शेयर मार्केट भी क्या हो गया, गिर गया। तो शेयर मार्केट भी गिर गया। चलिएगा, ये प्रभाव। तीसरा प्रभाव और क्या प्रभाव पड़ता है, चलिएगा हम बात करते हैं तीसरे प्रभाव की। जब आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि कर देती है तो जैसा कहा गया ऋण लेना महंगा हो जाएगा, ऋण लेना
महंगा हो जाएगा। जो निवेशक है, निवेशक तो उसके पास दो चीजें था। तो हमने कहा कि जब ऋण लेना महंगा हो जाएगा, निवेशक के सामने दो परिस्थिति आती है। या तो वह उच्च ब्याज दर में वह ऋण लेकर, उच्च ब्याज दर पर ऋण लेकर वह निवेश करेगा, तो उत्पाद क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। एक परिस्थिति तो निवेशक के सामने यह आती। दूसरी परिस्थिति यह आती है, निवेशक के सामने जब ये देखा जाता है उच्च ब्याज दरों पर जब ऋण मिलता है, तो निवेशक जो है ऋण लेने से क्या करेगा, बचेगा, अर्थात निवेशक ऋण नहीं लेगा। निवेशक ऋण नहीं लेगा। जब निवेशक ऋण नहीं लेगा तो ऐसे परिस्थिति में औद्योगिकीकरण में क्या आएगी, कमी आएगी। औद्योगिकीकरण में कमी अर्थात उद्योगों का विकास नहीं होगा। उद्योगों का विकास न होने के कारण तो, और जब उद्योगों का विकास होता है तो रोजगार का सृजन होता है। तो रोजगार का क्या होता है, तो हमें कहना तो रोजगार की कमी होगी, क्योंकि जब नई नई कंपनियां स्थापित होती हैं तो रोजगार का सृजन होता है। रोजगार की क्या होगी, कमी होगी। जब रोजगार, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा अर्थात बेरोजगारी में वृद्धि होगी, जिसके कारण गरीबी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो गरीबी में वृद्धि, तो गरीबी में वृद्धि। तो ये देखा गया कि जब आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करती है तो हमारे अर्थव्यवस्था पर देखा गया कि कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आरबीआई हर परिस्थिति में, हर समय यह प्रयास करती है कि ब्याज दरों को न ज्यादा कम किया जाए, न अधिक वृद्धि किया जाए, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि करने से तो लोगों को, हमने देखा कि मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल तो किया जा सकता, लेकिन उसका जो नेगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव यह देखने को मिला, जब ऋण महंगा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में निवेशक जो होता है या वह ऋण लेगा, तो ऋण जब लेने से महंगा होगा तो जो उसके कंपनी द्वारा उत्पाद तैयार किया जाता है पहले की अपेक्षा वह भी महंगा होगा। और जिसके कारण अगर वह उसका उत्पाद जब मार्केट में पहुंचता है तो पहले की अपेक्षा मार्केट में या बाजार में उस कंपैरिजन में उस वस्तु की कीमत बढ़ जाने से आंतरिक मार्केट में भी उसके डिमांड में कमी आने लगती। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब पहले की अपेक्षा उसके वस्तु जो है कम खरीदा जाएगा, अर्थात निर्यात में कमी आएगी। और निवेशक के पास पैसा में कमी आएगी, उसके पास पैसा जो बचत है, बचत में कमी होने के कारण हम थोड़ा शेयर मार्केट से जोड़े हैं कि शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो शेयर मार्केट, जो शेयर की बिक्री होती है, क्योंकि जब निवेशक के पास पैसा अधिक होता है तो वह अपना निवेश कहाँ करते हैं, शेयर को खरीदने में। शेयर की खरीदी कर शेयर की बिक्री होगी तो ऐसे में शेयर की बिक्री में कमी आएगी, जिसके कारण शेयर मार्केट क्या होता है, गिर जाता है। तो ये भी हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये भी देखने को मिला, निवेशक, हमने बताया उसके सामने दो परिस्थिति होगी, या निवेश करेगा या निवेश नहीं करेगा। अब जब निवेश नहीं करेगा तो नई नई कंपनियों की स्थापना नहीं होगी, जिसके कारण नए नए रोजगार का सृजन नहीं होगा। तो किसी की व्यक्ति नए रोजगार का सृजन का तात्पर्य यह है कि उसमें रोजगार की कमी अर्थात बेरोजगारी में वृद्धि होने लगेगी। धीरे धीरे जो आय का समानता है, वह आय की जो विषमता होने लगी, जो वितरण है आय की, वह विषमता पूर्ण वितरण होने लगेगी और साथ ही गरीबी में वृद्धि होने लगेगी। तो देखा गया कि जो बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर ब्याज दर में वृद्धि के कारण हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या क्या फैक्ट पड़ता है, क्या क्या उसकी जो प्रभाव पड़ता है, तो चाहे ऋण लेना महंगा भी होगा। तो ये तीन फैक्टर देखने को मिलते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यहीं पर बात किया जाए, जब आरबीआई ब्याज दर में कमी कर देती, तो यहीं देख लेते हैं, जब ब्याज दर में कमी करेगी तो लोगों को ऋण लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लोगों के ऋण लेना सस्ता हो गया,
जहां यहाँ महंगा है, तो जब लोगों को ऋण लेना सस्ता हो जाएगा तो उनकी आवश्यकताएं अनुसार जो वस्तुएं होंगी उनको क्या उनके पास पैसा होगा, क्योंकि अब ऋण क्या होगा, सस्ता हो गया, तो वो क्या होंगे, वह बैंकों से ऋण लेंगे, जिसके कारण उनके पास पैसा आ जाएगा। और जब उनके पास पैसा रहेगा तो डिमांड में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत धीरे धीरे धीरे। और दूसरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, निवेशक जो है अधिक मात्रा में वह निवेश करेगा, और जो उसके निवेशक जो उस कंपनी के उत्पाद होंगे पहले की अपेक्षा क्या होंगे, सस्ता हो जाएंगे। और जो हमने आंतरिक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में उस वस्तु के डिमांड में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात अधिक मांग होने के कारण, जब अधिक मांग होंगी तो उसकी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं क्या होंगी, बिकेंगी, तो निवेशक के पास पैसा क्या हो जाएगा, अधिक आ जाएगा। तो उस पैसे को वह शेयर मार्केट में क्या करेगा, शेयर मार्केट में लगा, अर्थात वह शेयर को क्या करेगा, खरीदेगा, जिसके कारण शेयर सूचकांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये प्रभाव भी देखने को मिला। और यहाँ हमने कहा ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, निवेशक जो है नई नई कंपनियों की स्थापना करेगा, जिसके कारण औद्योगिकीकरण में विकास होगा, वृद्धि होगी और रोजगार का सृजन होगा, जिसके कारण गरीबी उस देश की अर्थव्यवस्था में या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गरीबी में क्या आने लगेगी, धीरे धीरे कमी, अर्थात उनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। तो ये ऐसे ही हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स। और जब देखा जाता है, एक एग्जांपल और लेंगे कि अर्थव्यवस्था में और क्या प्रभाव पड़ता है, कि कैसे कैसे कि अर्थव्यवस्था के एक ही फैक्टर जो है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो हर फैक्टर को देखा गया, खाली ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण हमारे शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात अगर बात किया जाए किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि अगर चाहे वह सरकार हो चाहे वह आरबीआई हो, अगर एक ही नीतियां बनाती हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिएगा, ये तो था आरबीआई ने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ब्याज दर में वृद्धि या कमी जब किया तो हमारे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, और हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने देख लिया। अब देखेंगे और जो सरकार है हमारी, जो राज्य होती है, राज्य के जो प्रतिनिधि सरकार होती है, सरकार जो है वह किस नीतियों के माध्यम से, अपने फिस्कल नीतियों के माध्यम से वह कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अर्थात वह जब मुद्रास्फीति महंगाई के समय होता है तो उस समय सरकार कौन सी नीतियां अपनाती हैं कि अर्थात टैक्स में वृद्धि करेगा या टैक्स में कमी। तो आप देखते हैं जब बजट पेश होने वाला होता है तो सूचकांक बहुत सभी का निगाह होता है बजट पर देखा जाता है, और जिस दिन टैक्सेशन में अर्थात टैक्स संबंधी सुधार या उसमें जो परिवर्तन किए जाते हैं तो उस दिन पूरे भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए, जितनी भी कंपनियां होती हैं सबकी जो निगाहें होती हैं वह किस पर अड़ी होती हैं, वह यह अड़ी होती हैं कि सरकार टैक्स में वृद्धि कर रही या कमी। और जैसे ही सूचना किसी को आभास होता है कि टैक्स में वृद्धि हो जा रहा है, वैसे ही हमारा शेयर मार्केट धीरे धीरे धड़ाम से क्या हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही जब आरबीआई अपनी त्रैमासिक मौद्रिक नीति पेश करती है तो उसके 2 दिन पहले ही आपने देखने लगते हैं, सब लगाने लगते हैं कि आरबीआई की जो ब्याज दर में वृद्धि होगी या कमी होगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, EMSF पे क्या होता है, आगे हम लोग एक एक टर्मोलॉजी की चर्चा करेंगे। ऐसे समझ लीजिए जो ब्याज दरें होती हैं, जब आरबीआई अपने त्रैमासिक मौद्रिक नीति पेश करती है तो उस समय सभी की निगाहें जो है आरबीआई पर टिकी होती हैं, क्या ब्याज दरों में वृद्धि होगी या कमी होती। और जैसे ही सबको लगता है या शेयर मार्केट या जो लगता है निवेशक को लगने लगता है कि नहीं ब्याज दरों में वृद्धि होने लगती है, वस्तुओं की कीमत और शेयर मार्केट धड़ाम से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो देखेंगे, और अभी तो आरबीआई को देखा गया मौद्रिक नीतियों के माध्यम से कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, कैसे जो सरकार है राजकोषीय नीतियों के माध्यम से कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सरकार, जैसे हमने अभी आरबीआई, तो सरकार जो है वह राजकोषीय नीतियों के माध्यम से
राजकोषीय नीतियों के माध्यम से वह हमने आपको बताया डिमांड और सप्लाई को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात बैलेंस करने का प्रयास करती है। तो आरबीआई भी अपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई जो है वह डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो बाजार होता है, बाजार में जितना डिमांड है अगर उतना सप्लाई होती है तो मार्केट क्या होता है, बैलेंस में होता है। और अगर डिमांड अधिक हो गया तो डिमांड में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और सप्लाई उतनी उसकी अपेक्षा नहीं हो पा रही है तो भी, और डिमांड कम हो गया, सप्लाई अधिक हो गई, तो ऐसे परिस्थिति में हमारा जो बाजार है या मार्केट है वह असंतुलित हो जाती है। तो इसीलिए सरकार और आरबीआई दोनों यह प्रयास करती हैं कि जितने हमारे मार्केट में डिमांड हो उसी की अपेक्षा क्या हो, सप्लाई, अर्थात जो हमारे बाजार का बैलेंस वह बना रहे। तो ऐसी स्थिति को देखा गया जब कभी भी सरकार को लगता है कि डिमांड अधिक हो गया और सप्लाई कम हो गई है, या सप्लाई अधिक हो गया और डिमांड कम हो गया है, तो सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। तो सरकार देखते हैं, सरकार हमने कहा जब हमारे देश में बजट पेश किया जाता है, टैक्स, तो जब बजट पेश किया जाता है तो बजट तो पूरे विश्व का और भारत का जितनी भी कंपनी और भारत के लोगों का उस समय मेन जो है निगाहें जो किस पर अड़ी होती, टैक्स पर अड़ी होती हैं कि वह देखा जाता है जो टैक्स है सरकार टैक्स में वृद्धि करने वाली है या कमी करने वाली है। तो चलिएगा अगर बात किया जाए तो सरकार जो है जब टैक्स में वृद्धि करती है, तो सरकार जब टैक्स में वृद्धि करती है तो क्या प्रभाव, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे कि जब सरकार टैक्स में वृद्धि करती है तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब टैक्स में कमी करती है तो भी देखेंगे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके आय में, अर्थात उसके व्यय में क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों में संतुलन होता है या असंतुलित हो जाती है, तो ये भी हम देखेंगे। साथ ही यह भी देखा जाएगा जब सरकार टैक्स में वृद्धि करती है तो यह भी देखा जाता है कि जैसे आम जनता के दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक वैसे ही प्रभाव देखेंगे निवेशक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो कंपनी है, कंपनी के जो फाउंडर हैं, निवेशक हैं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक हो चाहे भारतीय निवेशक हैं, तो निवेशक पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे मुद्रा के प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गरीब पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब सरकार टैक्स में वृद्धि करती है तो उस समय आम जनता के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह अमीर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वह कमजोर या गरीब वर्ग हो, और या निवेशक पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा टैक्स में, कर में जैसे वृद्धि कर दिया जाए तो समझने का पहले प्रयास करेंगे। मान लीजिए जो टैक्स की दर थी, मान लीजिए जो टैक्स की दर थी वह 10% थी, तो टैक्स की जो दर थी वह 10%। मान लीजिए किसी की आय जो है, किसी की आय, अगर किसी की आय मान लीजिए प्रति वर्ष जो है वह 10 लाख रुपए है, कितना है, 10 लाख रुपए है, 10, चलिएगा 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है। चलिएगा जब देखते हैं कि जब टैक्स की दर 10% था तब उसको कितना ब्याज, कितना टैक्स देना पड़ता था, मतलब साल में उससे 1 लाख रुपए क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। अर्थात
किसी भी व्यक्ति की आय जो थी उस समय 10 लाख रुपए था, मान लीजिए प्रति ईयर उसका जो सैलरी है या आय है 10 लाख रुपए, और उस समय टैक्स की जो दर थे वह कितने परसेंट था? 10%। मान लीजिए सरकार ने टैक्स की दर जो है बढ़ाकर वह कितना कर दिया? 15% कर दिया, अर्थात टैक्स की दर में क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि हो गई टैक्स की दर में। जब सरकार ने वृद्धि कितना किया? 5% की, पहले 10 था, अब टोटल कितना हो गया? 15% हो गया। तो देखा गया उस समय साल में उससे 1.5 लाख रुपए जो है टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। अर्थात अगर देखा जाए पहले उसे 1 लाख रुपए देना पड़ता था, अब उसे 50,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। अर्थात अगर हम सीधा सिंपल भाषा में बोले कि पहले उसे 1 लाख रुपए देना पड़ रहा था, आज टैक्स पे करना पड़ा था, आज उससे 1.5 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ा। अर्थात पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए अब खर्च बढ़ गया। पहले अगर टैक्स के रूप में उसका जो व्यय था या खर्च था क्या था? 1 लाख रुपए था, लेकिन आज वर्तमान की अगर बात किया जाए, प्रेजेंट की बात किया जाए, अब उसका जो खर्च है या व्यय है बढ़कर क्या हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गया। अर्थात उसके आय में अब क्या हो गई? बचत में, सेविंग में कमी हो गई। तो सेविंग में, बचत में क्या हो गई? सेविंग में कमी हो गई, क्योंकि पहले उसके पास 9 लाख रुपए बच रहे थे, अब उसके पास 8.5 लाख रुपए बच रहे हैं, अर्थात उसके सेविंग में कमी हो गई। तो आते हैं, जब टैक्स में वृद्धि किया जाता है तो वह चाहे निवेशक हो चाहे आम नागरिक हो, उनके बचत में क्या हो जाती है? पहले की अपेक्षा कमी। तो बचत में कमी होती है। तो बचत में कमी होने के कारण, अर्थात अगर बात किया जाए बचत में कमी होगी तो जो पहले उनको दो, तो एक एग्जांपल और थोड़ा छोटा से लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले वो किसी वस्तु का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इनको बचत में कमी, अर्थात इनके कुछ दैनिक कार्य जीवन के लिए भी कुछ खर्चे होंगे। तो मान लीजिए तो पहले जो इनका डिमांड था वह 2 लाख रुपए का था, 2 लाख रुपए का था, जो इनके दैनिक जीवन से 2 लाख रुपए बच रहे थे, अर्थात ये अपनी आवश्यकता और दूसरे आवश्यकताओं में खर्च करने के लिए। लेकिन बुनियादी आवश्यकताएं जो थी इनके पास, जो पहले जो था वह 7 लाख रुपए में इनकी आवश्यकताएं हो रही थी, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच रहा था। तो वह हो सकता था अपना प्लान किए होंगे गाड़ी लेने का, हो सकता है कोई और चीजें लेने का प्लान किए होंगे, या बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लान किए होंगे, सेविंग करने के लिए। तो ऐसे में उनके पास जो हमने कहा कि उसके पास कितने का डिमांड था, जो है अलग से 2 लाख रुपए का डिमांड था। लेकिन जैसे ही ब्याज दर टैक्स में वृद्धि कर दिया गया तो 50,000 रुपए क्या हो गए? उनके सेविंग में कमी हो गई। अर्थात अगर बात किया जाए पहले की अपेक्षा डिमांड में क्या हो गई? अब जो है इनके पास सिर्फ 1.5 लाख का डिमांड हो गया, अर्थात पहले की अपेक्षा डिमांड में क्या हो गई? कमी हो गई। अब देखेंगे बचत में कमी होने के कारण मांग में क्या हो गई? मांग में कमी हो गई। और ये जो मांग में कमी होने का कारण है, तो हमने बताया था आरबीआई कब अपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मांग में कमी करना जाता है? जब किसी भी वस्तु की कीमत मार्केट में बहुत अधिक हो, अर्थात महंगाई के समय में, अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। तो जैसे ब्याज दरों में वृद्धि किया गया था, वैसे सरकार अपने राजकोषीय नीतियों के माध्यम से महंगाई को रोकने के लिए टैक्स में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। तो अर्थात महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात सरकार यह नीति कब अपनाती है? महंगाई को नियंत्रित। अर्थात हम बात यह कह रहे थे कि सरकार अपने राजकोषीय नीतियों, जो टैक्स है, टैक्स में वृद्धि कब करेगी? जब हमारे बाजार में मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई होगी, तो महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या होगी? टैक्स में वृद्धि कर देती है। तो दूसरा फैक्टर ये पड़ता है, अब देखना पड़ेगा, जब टैक्स में वृद्धि कर देती है तो निवेशक जो होते हैं, निवेशक की अगर बात किया जाए, निवेशक के भी बचत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि उनको अधिक मात्रा में क्या टैक्स देना पड़ेगा। बचत में कमी होने से 2 है, तो बचत में अगर कमी होगी तो वो नए उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाएंगे, औद्योगिकीकरण में क्या होगी?
औद्योगिकीकरण की कमी होगी, औद्योगिकीकरण में कमी होगी, क्योंकि जब उनके पास बचत अधिक होगा तो नए कंपनी स्थापना करते हैं, लेकिन बचत में कमी होने के कारण औद्योगिकीकरण नए नए कंपनियों की स्थापना नहीं कर, जिसके कारण रोजगार के सृजन में क्या आ रही है, रोजगार में कमी। तो अगर रोजगार के कमी अर्थात बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोग की आय में कमी होने से गरीबी में क्या हो रहे हैं, वृद्धि, तो गरीबी में वृद्धि हो रही, तो ये फैक्टर पड़ा। और साथ ही दूसरा फैक्टर क्या पड़ेगा, तो जब बचत में कमी होगी तो बचत में कमी होने के कारण निवेशक क्या होगा, हतोत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा, जिसके कारण निवेशक जो है वह निवेश नहीं करेगा, क्योंकि तब यह देखेगा अगर इससे अच्छी सुविधाएं अगर दूसरे देश में मिलेगी तो वह उस देश में निवेश करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे कई भी फैक्टर है जो हम एक अर्थव्यवस्था को आपसे जुड़ने का हमने प्रयास किया है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखा गया जब सरकार अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से और आरबीआई जो है वह अपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से कैसे महंगाई को नियंत्रित करते, और सरकार जब महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, निवेशक पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे फैक्टर हमने 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। कल से हम लोग जो है नए चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो पहला चैप्टर है हम लोग इन्फ्लेशन, इसे इन्फ्लेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसी चैप्टर को हम लोग उठाएंगे क्योंकि यह अर्थव्यवस्था क्या जो है वह एकदम बेस है। मुद्रास्फीति जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का, किसी भी अर्थव्यवस्था का वह बेस है। यहीं से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद।